टॉपिक वाकई बहुत शानदार है। पर पहले व्यवस्था की जो बात आई, आपने बहुत कुछ बता दिया है सुखदेव जी ने। मौजूदा विश्व व्यवस्था क्या, आज की पहले वास्तविकता क्या है, जब तक इसको नहीं देखेंगे कुछ नहीं हो सकता। वास्तविकता ये है कि मरने और जीने का एक चैलेंज है, पर्यावरण की दृष्टि से, डिह्यूमनाइजेशन की दृष्टि से, असमानता की दृष्टि से। और इसको सारे ही कहते तो हाँ ही है कि हाँ ये चैलेंज तो है। किसी सरकार को पूछो, किसी विचारक को पूछो, किसी धर्म वाले को पूछो, सबके ये तो है कि हाँ गड़बड़ी तो है। लेकिन इसका मूल में कारण क्या है, कौन है गड़बड़ करने वाला, ये नहीं। तो मुझे एक बहुत ही शानदार रेफरेंस याद आ रहा है, याद क्या मेरे सामने ही पड़ा हुआ है। जब NSCPM बनी तो पहला ही सवाल आया कि NSCPM की क्यों जरूरत पड़ी भाई। आप लोग रेफरेंस के लिए पढ़ें तो वॉल्यूम 1 फर्स्ट वॉल्यूम पेज नंबर 34 से 38, 34 से 38 इतना ही सफिशिएंट है इस व्यवस्था को अच्छी तरह समझने के लिए, राइट। इसके अंदर यह है कि सभी प्रकार के निहित स्वार्थी एवं उसके समर्थक, स्वतंत्र शैली के चिंतक और विचारक भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो लोगों को कई तरह के गुटबाजियों में बांट रहे हैं। आमतौर पर जीवन मरण के संकट के घातक चरित्र पर आमतौर पर सहमत हैं, परंतु इसके उद्भव के कारण पर पूरी तरह से भ्रमित है। और ये विभाजन और अधिक गंभीर हो जाता है जब नए विवादों को जन्म देता है। विभिन्न स्वार्थी जो है वो कौन है, इसमें है कि सभी दुनिया की सरकारें, दुनिया के आज के जितने भी संगठन और व्यक्ति जो मौजूदा विश्व कॉरपोरेट व्यवस्था के समस्त राष्ट्रीय राज्यों के लिए एक मानक मॉडल के रूप में मानता है कि राष्ट्रीय राज्य ये मानक, जैसे अभी आपने गुप्ता जी ने कहा, इसका मतलब भारतीय राष्ट्रीय राज्य तो ठीक है, बीजेपी ने आके गड़बड़ कर दी, वो मनुस्मृति लाना चाहता है। ये जो भ्रम पैदा करना, इसका मतलब व्यवस्था पहले ठीक थी, वो व्यवस्था को चेंज, ये व्यवस्था में कोई चेंज नहीं हुआ। मूल बात है व्यवस्था में कोई चेंज नहीं हुआ, चाहे बीजेपी आई, चाहे कांग्रेस आई, चाहे मनुवादी लावे, कुछ भी लावे। विभिन्न रूढ़िवादी यानी स्वतंत्र बाजार दर्शन एवं राज्य नेतृत्वकारी विकास सिद्धांत से जुड़े हुए अतिवादी तथा विभिन्न धर्मों वे आध्यात्मिक आस्थाओं के मतांध भगतगण अपने अपने निश्चयवादी सिद्धांतों को प्रस्तुत कर रहे हैं और स्वतंत्र शैली के विचारक एवं सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद धरातलीय वास्तविकता तथा इसके प्रारंभिक बिंदु का उत्तर देने के बजाय अपने स्वयं की सोच को व्यवहारिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोग जानते हुए भी इस कारण के इतने जानने के लायक नहीं बन पाते, जिनको हम कट्टरपंथी भी कहते हैं, जैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड मूवमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहते हैं, वो भी तो व्यवस्था परिवर्तन की बात की। हाँ, अब चाहे वो मजबूरी में आए, चाहे कैसे भी आए, उन्होंने भी वो रास्ते वास्ते छोड़ छाड़ दिए। आध्यात्मिक वास्तविक आस्थाओं को 3 भागों में श्राप साहब ने उस समय बांटा मोटे तौर पर। एक है भारत के हिंदुत्व, इस्लामी देशों में मुस्लिम खाड़कूपन और इजराइल के यहूदीवाद। भारत के हिंदुत्व का भारत के अलावा दुनिया के कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है हिंदुत्व का। इस्लामी देशों में मुस्लिम कट्टरपंथ का इस्लामी देशों में तो है, लेकिन बाकी जगह नहीं। और इजराइल के यहूदियों का इजराइल के अलावा और कहीं भी नहीं है। कुल मिलाकर के दुनिया के सामने जो एजेंडा आया है जिंदगी और मौत का, उसमें ये जितने भी आध्यात्मवादी थ्योरी हैं, आध्यात्मवादी धर्म, ये सारे पिछड़ गए। ये कोई जवाब देने के सक्षम नहीं है।
कई लोग बिना कारणीय वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं और खड़ा करते हैं तकनीकी वर्सेज ह्यूमनिज्म, मानवता एक तरफ और तकनीकी एक तरफ। उनको पता ही नहीं है कि ये वैश्वीकरण या दुनिया एक क्यों बनी है। जब उनको ये पता लग जाए यार 4-5 प्रकार की टेक्नोलॉजी नई आ गई है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, समुद्र की टेक्नोलॉजी आ गई, स्पेस की टेक्नोलॉजी आ गई और आ गई, ये सारी वजह से दुनिया एक बनी। को यूं थोड़ी बनी है, नज़दीक आई है। यूं तो दुनिया एक ही थी। बहुत सारे स्वदेशी कहाँ गए? वो स्वदेशी वाले किधर हैं क्या? मैं इनकी नहीं कह रहा हूँ, आप बात करो। इनकी नहीं कह रहा हूँ, बात करो अपनी। इनकी किसी, मैं उन स्वदेशी कह रहा हूँ जो बीजेपी स्वदेशीकरण कर रही थी। खूब नारे लगाए स्वदेशी लाएंगे, आरएसएस स्वदेशी की बात करती। वो कहाँ गए? क्या ऐसी क्या बात हो गई जिसके अंदर वही जो आज के एजेंडे हैं, आज का जो व्यवस्था चल रही है उसके अंदर वो बिल्कुल रच मच गए हैं। ऐसे छितराए हुए प्रसंग का मतलब जैसे कोर्ट में बीजेपी के पक्ष के आगे नेता ही ऐसे भ्रष्ट आगे, ये सारे के सारे जितने भी मुद्दे हैं, ये सारे तो आज की व्यवस्था के छितराए हुए पॉइंट है। आज की व्यवस्था के छितराए हुए पॉइंट है। और जितने भी जो नाम लेते चाहे व्यवस्था परिवर्तन, आपने नाम भी लिया संपूर्ण क्रांति का, वो संपूर्ण क्रांति भी इसी व्यवस्था का पार्ट थी, इसी व्यवस्था का पार्ट। आज जो आज़ादी बचाओ आंदोलन इसी व्यवस्था का पार्ट, आरक्षण का मामला या जाति जनगणना इसी व्यवस्था का पार्ट, यमुना बचाओ आंदोलन इसी व्यवस्था का पार्ट, गंगा बचाओ आंदोलन इसी व्यवस्था का पार्ट। कोई ऐसा विचारक जो कि आज की विश्व में जो चैलेंज है, पहले तो आपने कहा ना सांप और वो आदमी वाला, उन्होंने वो जिंदा रहने के लिए सह अस्तित्व में खड़े थे। आज हमारे सबके सह अस्तित्व के लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए, पूरी मानव जाति सहित ये सारा कैसे हो, उसमें परिवर्तन की बात है जब व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है। बाकी व्यवस्था परिवर्तन की नहीं आती। हम यहाँ से जाते हुए और बहुत सारे जो संगठन काम करते हैं उसमें मिलते हैं, हम कोशिश तो करते हैं हम अपनी बात कहने की, लेकिन सवाल तो यही है कि खुद के घर में शादी मांडे ना, और एक होता दूसरे घर में शादी हो तो वहां आपकी दखलंदाजी कम ही चलती है। यहां पर 15 पॉइंट बहुत क्लियर दिए हुए। अब व्यवस्था परिवर्तन की जब बात आती है, 34 से 38 नंबर पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा व्यवस्था क्या है। ऐसे सिस्टम समझ में नहीं आता। आपने तो एक कैटेगरी 5 पॉइंट बता दिए कि राजनीति में क्या है। राजनीति की व्यवस्था के अंदर अभी तो पूरी के पूरे वो है तानाशाही है, मोटे तौर पर रशिया अमेरिका की तानाशाही, फिर राष्ट्रों की तानाशाही। आपके संविधान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को वो ताकत दी हुई है। क्या व्यवस्था पर क्या कर लो, क्या बदल क्या लोगे? आप लियो कांग्रेस का तो ही प्रधानमंत्री तो वही रहेगा, उसको तो पावर वही है। आप लियो सपा को, वही रहेगा। क्या चेंज कर दो? कुछ नहीं चेंज हो सकता। चेंज होने के लिए सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से की जाए, जैसे जेपी साहब ने कहा शुरुआत कहाँ से की जाए। और आपने कहा ना कि भी वो सुनने का मोबाइल का चक्कर है, तो ये चक्कर भी ख़त्म हो गया है। ख़त्म इसलिए हो गया कि आप जब NSCPM.org पे जाएंगे और जब वॉल्यूम इसकी जो बात सुनेंगे व्यवस्था परिवर्तन वाली, तो पेज 34 से 38 जब निकालेंगे तो उसको ऑडियो पे कर देना। आपकी जो भाषा है, हिंदी है तो हिंदी में कर देना, उर्दू है तो उर्दू में कर देना, फारसी है तो फारसी में कर देना, आपकी जो भाषा है स्पेनिश है स्पेनिश कर देना, इंग्लिश इंग्लिश। उसमें जब डालोगे तो आपको वो सुनाई दे देगा। ठीक है। अब 15 पॉइंट को जब तक अपन करते हैं, 15 पॉइंट में 3 बातें हैं। कुछ तो काम जो है आपको रेगुलर वर्क के तौर पर करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग इलेक्शन ज़्यादा होते हैं, और कुछ आपकी ड्यूटी है, कुछ आपके डिमांड्स हैं। तो सबसे पहले होता है कि ये जो अन्यायपूर्ण कॉरपोरेट व्यवस्था है, इसके लिए पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, जिसमें श्राप साहब ने हमें ड्यूटी के तौर पर माना। अपनी ड्यूटी क्या है? मानव जाति को हर समय और हर जगह
पर्यावरण यानी हवा, पानी, जमीन, जंगल, जैव विविधता इत्यादि को टिकाऊपन रखने के मूलभूत कार्य को थामे रखना है। ये पहला पॉइंट है। अब पहला पॉइंट जब क्लियर हो जाता है, दूसरा पॉइंट है अब हमारी डिमांड क्या है, हम व्यवस्था से क्या डिमांड करते हैं। पहली डिमांड है कि हमें जिंदा रहने के लिए मानवीय अधिकार को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, पौष्टिक भोजन, शुद्ध पानी, घर, कपड़ा और मुफ्त स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, आपने डिफाइन किया सामाजिक सुरक्षा को मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित करना। ये घोषणा पत्रों में किस पार्टियों ने लिखा? अभी तक तो किसी ने लिखा नहीं इस बात को। लोग डिमांड कर रहे हैं, जैसा आपने कल ही बताया था, दिल्ली में लोगों ने डिमांड की है कि ये बात रखो भाई, अब तो जिंदगी और मौत का सवाल है। और तीसरा वो है ही आय के इनकम वाला, जो हम कहते हैं 1:5 होना चाहिए, इसके अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? कम्युनिस्टों ने कभी इस बात को नहीं उठाया, समाजवादियों ने कभी इस बात को नहीं उठाया। कहते हैं समाजवादी समाजवाद लाएंगे, तो फिर लाएंगे तो फिर उसमें आर्थिक तौर पे ही चलो सही, तो क्या करोगे? यहाँ बिल्कुल साफ लिखा, कम से कम 1:5 से शुरुआत करेंगे। ये भी प्रपोजल है, आप 1:3 करो, 1:2 करो, जो भी करो। चौथा है विश्व के तमाम झगड़ों का, जितने भी अभी झगड़े चल रहे हैं, उनको शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। इसके लिए जोरदार तरीके से आवाज़ उठाएं, चाहे वो सवाल फिलिस्तीन का हो, चाहे जम्मू का हो, चाहे ईरान वार का हो, कैसे भी हो, और इसमें हम खड़े हो जाएं। इसमें बिल्कुल खड़े होने पड़ेंगे अपन को। और पांचवा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन, इसको कोई पार्टी नहीं उठाती, कोई कोई नहीं, इसके पुनर्गठन की बात कोई नहीं कहता। हाँ, अभी एक उसने स्पेन वाले ने जरूर कहा कि साहब संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमको कुछ नहीं दिया और इसको बदलने की जरूरत है। अब क्या उसकी डेफिनेशन क्या मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी डेफिनेशन बहुत क्लियर कट है कि संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन का मतलब सुरक्षा परिषद के जो 5 वीटो पावर सदस्य हैं, उनका वीटो पावर खत्म हो और बहुमत के आधार पर साधारण सभा फैसला करे। ये बात जब ले जाते हैं तो फिर हमारे जो चलते हुए आंदोलन में जब हम लेते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये तो दूर की बात है, इसको क्या बात करना है, ये कोई बात है क्या? अरे व्यवस्था तो परिवर्तन यहीं से होगा, राष्ट्रवाद तो यहीं से खत्म हो रहा है। जब हम पूरी वर्ल्ड की बात करेंगे तो नेक्स्ट है कि भाई जितने भी ये है दूसरे संगठन है, चाहे विश्व व्यापार संगठन है, विश्व बैंक है और है, इनके अंदर भी जो बात हो, वो हमने जो 5 अपने असूल रखे हैं ना, 5 पर्यावरण को, पहलू को, टिकाऊपन का मतलब ये भी नहीं है पर्यावरण को अब खराब नहीं होने देंगे, इसको रीस्ट्रक्चर भी करेंगे। जब भी तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे आदमी लगेंगे, शायद रूप जी ने बताया था कितने आदमियों को अपन एंगेज कर सकते हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था का परिवर्तन होगा। उत्पादकता में भी ऐसा नहीं है, ऐसा उत्पादन नहीं करेंगे जिसके अंदर कोई जहर फैलाए। जनवाद पूरा पीपल लेड, मैंने तो सजन से बात भी की थी यार, कोई संगठन ऐसा बनाए जिसके अंदर हो वर्ल्ड पीपल लेड एनवायरो ह्यूमन सोशल डेमोक्रेसी एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा बोलता हूं, नाम बोलने मुश्किल हो, कोई बात नहीं, पहले समझ तो लें। वर्ल्ड पीपल लेड, भारत लोड कुछ नहीं, वर्ल्ड पीपल लेड एनवायरो ह्यूमन सोशल डेमोक्रेसी एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी बात आपको क्लियर देता है। ऐसे संगठनों की जरूरत है। पारदर्शिता क्या है, हर चीज पारदर्शी होनी चाहिए, ठीक है, ये तो बहुत लंबी समय। सभी सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं का 50% आरक्षण हो। आप पारदर्शिता के साथ जवाबदेही छोड़ रहे हो। नहीं छोड़ रहे, मैं छोड़ रहे हो। अच्छा, पारदर्शिता, अरे यार इसमें नहीं लिखा, कुछ है ही नहीं, इसमें लिखा ही नहीं है ना, कहीं न कहीं रह गया होगा सर। हाँ, ये रह गया था, कोई बात नहीं। 50% महिलाओं का आरक्षण की बात हम उठाएं, क्योंकि अभी ये कंफ्यूज करेंगे महिला आरक्षण के ऊपर के साहब हम 33% दे कहाँ रहे हैं, क्या व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लोकसभा और विधानसभा में ही तो दे रहे हो सीटें,
हर नौकरी के अंदर 50% दे रहे हो क्या, या 30% भी दे रहे हो क्या? वो तो नहीं दे रहे। ऐसे महिलाएं कैसे राजी हो जाएगी? रात भी आप तो अब आए और रात तो बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी, हम बाहर गए जब, तो बड़ी खुश हो गई क्या 50% ही दी हमको, सब जगह मिलेगा, तो बल्ले बल्ले, फिर तो आपकी मीटिंग में सारी आ जाएंगी हैं। फिर है खेती से संबंधित सभी लोगों की जीविका की सुरक्षा, सहकारी कृषि व्यवस्था सुनिश्चित करें और खेती हमारी प्राकृतिक, बिल्कुल। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रमिकों का सशक्तिकरण हो और इसके अंतर्गत संस्थाओं, परियोजनाओं, कारखानों के प्रबंध में इसका 1/3 प्रतिनिधित्व। अब किसी भी आप बता दो ना, NSCPM के अलावा किसने डिमांड की है कि कारखानों में प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए? बताओ। है सर? पहले भी किया है लोगों, कोरोना भी मांग की होनी चाहिए। किसने की? प्रबंधक कोई समझ नहीं, वो आपने कोई एक आध ने कर दी होगी। मैंने हाँ। किया, मेरे से पहले से हाँ, लेकिन नहीं, उसको कैटेगरी के लिए नहीं किया। यूँ ठीक है, रेफरेंस में किया होगा। रेफरेंस में इसलिए किया कि मुझे लिया, मैं यूनियन का नेता हूँ, तो कम से कम मुझे तो वहाँ बैठने की कुर्सी दो ना, उसमें किया होगा। गांधी ने हाँ, गांधी ने कर रखी है, और वहाँ पे उस टाइम मिल में जॉइंट मैनेजमेंट कमेटियाँ भी बनी है, इसलिए हमारी उससे आगे की बात है। आगे की बात है इसके अंदर है। फिर आगे जितने भी आपने बता दिया, वित्तीय प्रबंधन के अंदर कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर लिमिटेड कंपनियों पर एकाधिकार कॉर्पोरेट प्रबंधन एवं नियंत्रण का पक्षधर है, ये वाला। और सरकारी क्षेत्र में नौकरशाही प्रबंधन और नियंत्रण का समर्थक है। वो सारे क्या करते हैं, इसको राष्ट्रीयकरण करते हैं। आते हैं तो राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण में कौन बैठता है? नौकरशाह बैठता है, या वो पार्टी वाले नेता बैठते हैं। और इधर प्राइवेट कंपनियां बैठती है, उसके शेयर होल्डर्स बैठते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों पर, इन पर स्थायी कॉर्पोरेटों के बजाय 2/3 सदस्य आम शेयर धारकों से तथा 1/3 शेयर धारक 1/3 मजदूरों से चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित किया जाए। शेयर होल्डर और ब्लॉक शेयरिंग का सिस्टम खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब है उसके ऊपर वर्चस्व यूं नहीं है कि अकेले अडानी का ही होगा, अकेले अंबानी का ही होगा, वो नहीं होगा। वरना तो वो उनको लिया और उनसे चंदा लिया और बस उसकी सरकार चलेगी। संयुक्त कमेटियों का प्रबंधन नियंत्रण स्थापित हो और प्रोमोटर शेयर्स बंद हो, ये बात होगी। प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन राजनीतिक प्रक्रिया में क्या करता है? जैसे आपने राजनीति शुरू से ही लेकर के राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर हर व्यक्ति वोट देने का और वोट में भाग लेने का अधिकारी है, लेकिन आज के दिन क्या वो ले सकता है? आज मिनिमम एक MLA में 3 करोड़ से 5 करोड़। हमारे जोधपुर में कहते हैं सरदारपुरा सीट के अंदर, जहां अशोक गहलोत सीट में लड़े, उसमें 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपको ताजुब होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं। 200 करोड़। हमको ज्यादा बोल रहे थे कि बादल की सीट पे 10 करोड़ लगा, ज्यादा है। और बॉम्बे में जो खर्च होते हैं उसकी तो आप भूल ही जाओ। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, इसलिए क्या है कि बराबरी का कैसे हो? बराबरी का जब ही हो सकता है कि जब उसका चुनावी फंड गवर्नमेंट खर्च करे। सीधा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने उम्मीदवार और मतदाता दोनों को ठीक है भाग लेने का अधिकार हो गया। और सामाजिक का, और उनको चुने कौन, हमारे उम्मीदवार हो कौन, उसके लिए बहुत स्पष्ट है। ये डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ के कंसर्न पीपल यानी कंसर्न वोटर वो पहले प्रपोज करें, उसको स्पॉन्सर करें और फिर वो चुनाव में भाग ले। कोई पार्टी उसको स्पॉन्सर नहीं करे। ये पर्पज है। विधानसभा में 1000, लोकसभा में 5000। इसलिए आज कोई यहाँ सोच रहा है कि मेरे को MLA बनना है, तो नहीं भाई, पहले जाकर के तैयारी करो। मंदिरा अभी पूनिया जी का, सही राम जी आप बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप 1000 आदमियों की लिस्ट दे दो वोटर की, उनको अपन मीटिंग लेते हैं, 1000 वोटर की मीटिंग लेते हैं, उनको NSCPM 4-5 दिन तक रटवाते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं, वो किसको खड़ा करते हैं, वो कहते हैं फलान जी को खड़ा करो, तो बात है 1000 लोग वहाँ विधानसभा में तैयार हो जाए तो फिर बात बढ़े, चाहे इसमें साल लगे 2 साल लगे कुछ भी लगे। दलगत ढांचे को महत्व दिए बिना व्यक्ति के रूप में उम्मीदवार को, ये बिल्कुल बात आ गई सर, ओके। और वापस राइट टू रिकॉल का ये बात आएगी, पहले से ही है, कोई बात नहीं, हम तो
यदि 20% लोग लिख के देते तो वापस राइट टू रिकॉल होना चाहिए। 14वां पॉइंट है, 2 ही पॉइंट बोलूँगा। प्रत्येक सांसद को आजकल अभी क्या है कि सब जगह यही है कि किसी को 2 करोड़ दे दिया, संसद सदस्य वहीं काम कराते हैं या एमएलए वहाँ काम कराते हैं, जो देखता है यहाँ या तो वोट मेरे आगे ज़्यादा आएंगे या इन्होंने वोट दिया है। बाकी जिन्होंने वोट नहीं दिया है वहाँ वो कई बार पानी भी नहीं पीता। इसका मतलब ये व्यवस्था जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की है वो है, ये व्यवस्था कहेंगे आज की, उसमें कोई वो बात, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको हमें तुरंत उठाना चाहिए। और 15वां पॉइंट है न्यायशास्त्र पर। हालांकि न्यायशास्त्र पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का 10 साल के लिए चुनाव होना चाहिए, वो भी बंदे होने चाहिए लोगों से। ये अलग है, उस पर अलग आप चैप्टर कर रहे हैं कैसे हो सुप्रीम, वरना तो उन जजों में से ही होगा। उन जजों में से क्यों? जजों को लोग जनता चुने, जज कौन से होंगे वो उसकी क्वालिफाई कर लेना आप के साथ, वो LLB होना चाहिए, वो कोई बात नहीं है। उसका 10-20 साल का कानून में काम किया हुआ होना चाहिए, वो कर सकते हो आप एक्सपीरियंस के तौर पर। लेकिन चुनाव जनता में से जजों का, जनता चुने उनको और फॉर 10 ईयर्स के लिए चुने, तब होगा कोई थोड़ा बहुत बदलाव। थोड़ा बहुत ही बदलाव है, वो बदलाव भी विद इन, ये बहुत सारे बदलाव तो विद इन सिस्टम के हैं, जो ऊपर के 5-6 बदलाव हैं वो पूरी व्यवस्था के। ये 15 जो पॉइंट दिए हैं ये इमीडिएट वाले हैं। लॉन्ग टर्म एजेंडा में जाते हैं तो फिर उसमें 25 पॉइंट है। पहले हम 15 पॉइंट के ऊपर यदि करके जाएं, ये हमारे हाथ में पैम्पलेट हमारे हाथ में हो, अगले आदमी को दे देंगे साहब हमारे ये 15 पॉइंट है, उसको ही बोल दो, उसको ही गा दो, उसको ही लिख दो, उस पर ही गाने बना दो, हो गया काम आपका। ये व्यवस्था परिवर्तन का है, वरना व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, वरना किसी भी सूरत में नहीं होगा। अभी जाते जाते ही कहाँ फंसोगे? यूपी वाले सारे के सारे फंस जाएंगे जब जातिगत जनगणना में, ठीक है, हम लोग खेजड़ी में फंस जाएंगे। व्यवस्था परिवर्तन का नाम नहीं, नजदीक नहीं आएगी व्यवस्था परिवर्तन। इसका मतलब ये नहीं वहाँ जाएं नहीं, वहाँ जावें, बात करें, सब करें, लेकिन अपने बात के लिए फोकस करें, वहाँ से कुछ लोगों को लावें जो व्यवस्था के तौर पर आए। चाहे आप आज़ादी बन जाओ आंदोलन में भी जाओ, चाहे आप किसी मंच पर जाओ, लेकिन हमारी बात को ठीक ढंग से एक्सप्लेन करने की बात करेंगे। लेकिन यदि हम खुद शादी मानेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे आपने कहा कि यदि खुद अपने तौर के ऊपर प्रचार करने के लिए, प्रचार के बहुत सारे हमारे पास साधन हैं, खुद जाएंगे, बात करेंगे तो पूरी कंप्लीट बात कर पाएंगे, दूसरों में बात नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट बात हो नहीं पाएगी, लोग सुनेंगे नहीं उसको। धन्यवाद। 14वां पॉइंट ये है